आज हम लोग करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग करेंगे। तो अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके देख लें। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे और कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे लिंक को। तो फर्स्ट वीडियो जरूर देख के आए 18 तक, और 18 से आगे आज करते हैं, आज पूरा आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स इज लीस्ट इफेक्टिव इन कॉजिंग कोगुलेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। लीस्ट इफेक्टिव, सबसे कम इफेक्टिव होगा क्या करने में? कोगुलेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड सोल बनाने में। फेरिक ऑक्साइड सोल बनाने में कौन होगा? देखिए इसका कंसेप्ट क्या है। जिस इलेक्ट्रोलाइट में सबसे कम चार्ज होगा वह सबसे कम इफेक्टिव होगा, ठीक है। जिस इलेक्ट्रोलाइट में सबसे ज़्यादा चार्ज होगा, यानी ज़्यादा चार्ज होगा, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। चार्ज देख लेते हैं, किसमें कम है वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्या था कि K3 FeCN6 पोटेशियम 3 चार्ज है। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको? K+, और ये पूरे पे क्या आ जाएगा? 3-, पूरे पे आ जाएगा 3-। टोटल चार्ज 4, K2 पोटेशियम का 1 चार्ज, K+, और ये पूरे पे आ जाएगा 2-। तो 2 और 1 3, टोटल चार्ज 3। इसमें देखिए K2 और 2 ये 1 K+, और ये 2-, टोटल चार्ज 3। इसमें देखिए पोटेशियम का 1 K+, और Br-, K+ और Br-। बताइए टोटल चार्ज कितना? 1+, 1-, यानी टोटल चार्ज 2। सबसे कम चार्ज किसके पास? KBr के पास। इसलिए सबसे कम इफेक्टिव कौन होगा फेरिक ऑक्साइड बनाने के लिए? KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। 18 का आंसर सी, 18 का आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ केमिकल रिएक्शन अ कैटलिस्ट, मतलब एक केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या करता है? तो देखिए कैटलिस्ट का काम है केमिकल रिएक्शन को अल्टर कर देना। अल्टर करने का मतलब जिस तरीके से केमिकल रिएक्शन हो रहा था उसको अपने पाथ से डाइवर्ट कर देना। या तो उसकी स्पीड को बढ़ा देगा या तो उसको स्पीड को घटा देगा, ठीक है। या तो उसकी स्पीड को बढ़ा देगा या तो उसके स्पीड को घटा देगा, ठीक है। नेक्स्ट, ज़्यादातर जो कैटलिस्ट यूज होता है केमिकल्स के स्पीड को बढ़ाने के लिए, केमिकल्स के स्पीड को बूस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बोला है अल्टर्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, नहीं हो सकता। 1 मिनट, इसमें से कहीं पे भी ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा कि स्पीड को बढ़ा रहा है चाहे स्पीड को घटा रहा है। वो कहा है कि स्पीड को बढ़ा रहा है तो किस चीज़ को कम कर रहा है? तो वो स्पीड को बढ़ाता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। तो देखिए अल्टर्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कैटलिस्ट मिलाने से कोई प्रोडक्ट का अमाउंट ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, अमाउंट वही बनेगा। बस एक कुछ होगा जल्दी बनेगा या फिर कुछ लेट से बनेगा, लेकिन अमाउंट वही, प्रोडक्ट वही बनेगा। ये पॉसिबल नहीं है। डिक्रीज डेल्टा एज फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। स्पीड को बढ़ाता है क्या करके? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स का ये क्वेश्चन था। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाय साइनाइड प्रोसेस। देखिएगा ये क्या है? साइनाइड प्रोसेस, ठीक है। साइनाइड प्रोसेस से 2 ही एलिमेंट को सिर्फ निकाला जाता है। एक एलिमेंट का नाम है गोल्ड और एक एलिमेंट का नाम है सिल्वर। साइनाइड प्रोसेस से कितना एलिमेंट? 2 एलिमेंट, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। देखिए क्रोमियम नॉट, कॉपर नॉट, एल्यूमिनियम नॉट, सिल्वर, ठीक है। साइनाइड प्रोसेस आप याद रखिएगा कितना? 2। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इन ब्लास्ट फर्नेस। इसके द्वारा आयरन ऑक्साइड को ब्लास्ट फर्नेस में रिड्यूस कराया जाता है। तो देखिए जब हम लोग मेटलर्जी चैप्टर पढ़ रहे थे तो देखे थे वहाँ पे कि रिएक्शन इन ब्लास्ट फर्नेस 3 पार्ट में था, टॉप पे, मिडिल पे और एंड पे, ठीक है। तो वहाँ पे एक रिएक्शन हम लोग देखे होंगे कि आयरन को अलग पीसी करवाया जाता है, ठीक है। जब हम उसके साथ ब्लास्ट फर्नेस में कार्बन मोनोऑक्साइड को मिला देते हैं तो क्या होता है? आयरन ऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है, यानी आयरन ऑक्साइड अलग हो जाता है, ठीक है।
देखिए बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाई ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस में किसके द्वारा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ एन इम्प्योर मेटल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस इज, द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग एन इम्प्योर मेटल, एक इम्प्योर मेटल को रिफाइन करने के लिए, एक इम्प्योर मेटल को रिफाइन करने के जब किया जाता है किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को साफ साफ नाम से दिख रहा होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस से इलेक्ट्रो रिफाइन करवाया जाए, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ऑटो रिडक्शन, फ्यूजन, इलेक्ट्रो रिडक्शन, नॉट। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन करना, फ्रॉम विच अदर फॉलोइंग कॉपर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड, कॉपर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। देखिए दो होता है, एक खुद को बोलते हैं मिनरल, और एक को बोलते हैं ओर, ये दो वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट नंबर समझते हैं, जब हम जमीन के अंदर से अर्थ क्रस्ट के मेटल के किस भाग को निकालते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ निकालते हैं अंदर से तो वो क्या कहलाता है, मिनरल, वो क्या कहलाता है, मिनरल। अब मान लीजिए कि निकाल कर तो ले आए, लेकिन जब हम उसको बेचने जाएं, उसमें से मेटल को निकाल करके हम बेचने जाएं तो हमको इतना में बिके कि हमको पता चले कि जितना हम खर्चा करते आ रहे हैं उससे बहुत कम मिला, मतलब हमको घाटा हो गया, हानि हो गया, और जैसे हमको लॉस होगा हम कहेंगे कि ये अच्छा नहीं है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है जिससे कि निकालने पर जो खर्चा आएगा और बेचेंगे जो, उससे बहुत ज़्यादा हमको क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, हो सकता है, ठीक। अगर प्रॉफिट हो गया तो उसका नाम क्या कहलाएगा, ओर। अगर प्रॉफिट हो गया तो क्या बोलेंगे, ओर। प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो मिनरल ही रहेगा। जो भी चीज़ जमीन के अंदर से निकालते हैं, अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मिनरल। क्या बोलते हैं, मिनरल। अगर उससे हमको क्या मिला, प्रॉफिट हुआ, अगर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के बेचने पर हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसी मिनरल को हम किस नाम से जानते हैं, ओर, ठीक है। मिनरल को किस नाम से जानते हैं, ओर। अब क्या होगा, पूछा, एक मिनट, अब कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉपर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड, ये सब देखिएगा तो कॉपर का मिनरल है, सारा का सारा कॉपर का मिनरल है ना, हर में कॉपर कॉपर, सब का सब कॉपर का मिनरल है, लेकिन सबसे अच्छा वाला कौन, जिससे कॉपर को निकाला जाता है, मतलब जिससे कॉपर को निकालने पर बहुत ज़्यादा क्या होता होगा, प्रॉफिट होता होगा, वही ना उसका ओर कहलाएगा, ठीक है। तो कहा जाता है कहाँ से निकाला जाता है, तो ये है अपना कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट, ठीक है, CuFeS2, तो ये हो गया, यहीं से निकाला जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 4 स्टेटमेंट दिया रहता है, कहा रहता है, 2 स्टेटमेंट हम आपको देते हैं, ऑल मिनरल्स आर ओर, और मिनरल्स आर ओर, या फिर ऑल ओर्स आर मिनरल, बताइए तो, ऑल ओर्स आर मिनरल या फिर ऑल मिनरल्स आर ओर, क्या सभी का सभी मिनरल ओर होगा, नहीं, मिनरल से क्या हो सकता है, कभी फायदा होगा कभी फायदा नहीं होगा, तो सभी का सभी कैसे, लेकिन जितना भी ओर होगा वो कहाँ से आया, मिनरल से ही तो आया। और नाम क्यों दिए, क्योंकि इससे हमको क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था क्या, ये मिनरल था, तो ऑल ओर्स आर मिनरल, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन इसमें से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है, तो बस एक कंसेप्ट आप याद रखें, आपके हाथ में फ़ोन है या फिर आपके सामने फ़ोन है, बस याद रखिए, फ़ोन क्या याद रखना है, उसी फ़ोन को याद रखना है, FON, फ़ोन, ठीक है। देखिए FON, ठीक। हाइड्रोजन जो है अगर इसके साथ अपना मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड बनाया है तो वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, अगर इसके साथ है हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, सुनिए, फ्लोरीन के साथ होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, F मतलब फ्लोरीन, O मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, नाइट्रोजन के साथ होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इसके अलावा दुनिया का कोई एलिमेंट आ जाए वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरह का फोर्स होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं FON, याद रखिएगा FO और N। नेक्स्ट, तो हाइड्रोजन जो है किसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ, N के साथ करेगा, हाइड्रोजन जो है किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, करेगा, हाइड्रोजन किसके साथ है, फ्लोरीन के साथ है, करेगा, FON, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे किसके साथ है, क्लोरीन के साथ, Cl के साथ फॉर्म नहीं करेगा, तो वही तो पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, ये नहीं बनाता, ठीक है। आंसर आपका C, 24 का आंसर C, समझ में आया। नेक्स्ट,
द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस, नोबल गैस का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। देखिए चलिए हम लोग चलते हैं नोट पैड में, थोड़ा सा नोट में। नेक्स्ट नंबर देखिए यहाँ पे क्या था, आपके पास एक पीरियोडिक टेबल होगा, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसमें 4 तरह का मतलब 4 ब्लॉक में एलिमेंट को पाया जाता है, रखा गया। कितना ब्लॉक में? 4 ब्लॉक में एलिमेंट को रखा गया। देखिएगा इससे आगे का क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ से यहाँ पे देखते चलिए 4 एलिमेंट में रखा गया। फर्स्ट वाले जो एलिमेंट है ये वाला जिसमें 2 है, इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। इसमें कितना ग्रुप है? 2 ग्रुप है, 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 2 ब्लॉक है। यहाँ पे जो एलिमेंट रखा गया है, यहाँ पे जो एलिमेंट है जितना का जितना यहाँ पे इस सामने, ये सारा का सारा डी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक? सॉरी पी ब्लॉक है। क्या है? पी ब्लॉक। ये सारा का सारा पी ब्लॉक है। ये बीच में जो दिख रहा है ये आपका डी ब्लॉक है, ये आपका डी ब्लॉक है। और नीचे वाला एफ ब्लॉक, नीचे वाला एफ ब्लॉक, ठीक है। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया? क्या बोलिएगा? मेंडलीव। कौन है? मेंडलीव, मेंडलीव, ठीक है, मेंडलीव। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें कितना पीरियड है? कितना पीरियड है? पीरियड, पीरियड यानी कि ये वाला एक यहाँ से इस तरीके से होगा, ठीक है। तो उसमें कितना पीरियड है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितना पीरियड है? पीरियड का 7। पीरियड कितना है? 7। पीरियड टेबल में पीरियड 7। ग्रुप कितना? ग्रुप कितना? 18। ग्रुप कितना? 18, ठीक है। देखिए 1 और 2, एस ब्लॉक में 1 से लेके 2 तक 18 ग्रुप है ना। 18 ग्रुप में एस ब्लॉक में 1 से लेके 2 तक, डी ब्लॉक में 3 से लेकर के 12 तक, 3 से लेकर के 12 तक, डी ब्लॉक में 3 से लेकर के 12 तक, और पी ब्लॉक में 13 से लेकर के 18 तक, पी ब्लॉक में 13 से लेकर के 18 तक, ठीक है। जैसे 13 14 15 16 17 और 18, कितना हुआ? 3 और 3 6, ठीक है। मतलब पी ब्लॉक में कितना ग्रुप है? 6 ग्रुप आता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पूछा है कि क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस, नोबल गैस का सबसे आखिरी वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? मतलब कि यहाँ पे रहता है नोबल गैस सबसे लास्ट, ग्रुप 18 में, ग्रुप 18 में क्या पाया जाता है? नोबल गैस, नोबल गैस। एक बात बताइए कि इसको पी ब्लॉक बोलते क्यों? इसको पी ब्लॉक बोलते क्यों? क्योंकि जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है, तो सबसे अंत में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ गिरेगा? पी ब्लॉक में जाकर गिरेगा, ठीक है, पी ऑर्बिटल में जाकर के गिरेगा, पी ऑर्बिटल में, इसलिए इसको कहाँ रखा गया है? पी ब्लॉक में। तो 18 का सबसे लास्ट वाला, तो देखिए इसमें रखा गया है, क्या होता है? NS और NP, NS और NP, ठीक है। अब देखिए लास्ट में है, मतलब पूरा का पूरा फुल होगा कि नहीं होगा? इसको छोड़ करके हीलियम को लास्ट, हाँ ये भी तो होता ही है, लास्ट में है तो पूरा का पूरा फुल होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड होगा। जब उसका फुल्ली फिल्ड होगा तो एस में कितना रहता है? 2, और पी में कितना रहता है? 6, तभी तो फुल होगा। एन मतलब थर्ड सबसेल फुल्ली फिल्ड है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो दोनों फुल हो जाएगा। तो लास्ट वाले का पूछा था नोबल गैस का, आता है NH2 NP6, NH2 NP6। देखिए NH2 NP6, ठीक है। NH2 NP5 नहीं होगा, 7 वाला है ये हैलोजन का, ये हैलोजन का है, ठीक है। हैलोजन ग्रुप 17, ग्रुप 16 कैल्कोजन, ठीक है, ग्रुप 16 कैल्कोजन, ग्रुप 15, ठीक है, 3 और 2, 15 वाला। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग, विच आर द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? कौन सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? एक बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब समझिए, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक है रिडक्शन, ठीक है, एक है रिडक्शन। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा
दोनों तो पहले साथ साथ चलता है, इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये होगा तो ये भी होगा, ये होगा तो ये भी होगा, दोनों साइमल्टेनियसली चलता रहता है। ठीक है, देखिए तो एक है ऑक्सीडेशन और एक है रिडक्शन। सुनिए, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन इसका होगा तो कोई ना कोई तो करवाएगा ना। ऑक्सीडेशन अगर होगा उसका तो कोई ना कोई तो ऑक्सीडेशन उसका करवाएगा। तो बताइए, उसका अगर ऑक्सीडेशन करवाएगा तो कौन करवाएगा? जिसका रिडक्शन हो रहा होगा। इसका ऑक्सीडेशन कौन करवाएगा? जोन जिसका रिडक्शन हो रहा होगा। और इसका रिडक्शन कौन करवाएगा? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। बस इतना समझ लीजिए, इसका ऑक्सीडेशन कौन करवाएगा? जिसका रिडक्शन हो रहा होगा। और इसका रिडक्शन कौन करवाएगा? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन करवा रहा था? रिडक्शन। जो करवा रहा है उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सुनाई दिया? जो ऑक्सीडेशन करवाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन करवाएगा? दूसरा का ऑक्सीडेशन करवाएगा तो अपना क्या हो जाएगा? उसका रिडक्शन। उसका अपना क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलिए इसमें तो हैलोजन वाले में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज़्यादा अगर किसी का रिडक्शन होता है, यानी कि इसी समझिए, रिडक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन को लेना, तो इलेक्ट्रॉन लेने का पावर अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का पावर अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा होता है तो वो फ्लोरीन के पास होता है। किसके पास होता है? फ्लोरीन के पास। इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट किया फ्लोरीन, मतलब उसका रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन लेना क्या कहलाता है? रिडक्शन। और वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन। देखिए 4 तरीके से क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। एक कहा है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अच्छा एक और, पहले तो एक और फ्लोरीन हो गया। जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देगा, रिलीज कर देगा, जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिलीज कर देगा उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये रिडक्शन करवाएगा। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो आसानी से रिलीज कर देगा। आसानी से रिलीज करने का मतलब उसका साइज बड़ा होता है। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं ग्रुप में तो साइज बड़ा होता जाता है। जब साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है उसके न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा, इसलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? रिलीज कर सकता है। इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा मतलब उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा मतलब वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, समझिए, तो आयोडीन क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। फ्लोरीन क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इधर वाला मिटाते हैं। अब इधर देखिए, क्वेश्चन के 4 तरीके से कैसे पूछता है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला है, क्या मारेंगे? फ्लोरीन। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला है, क्या मारेंगे? फ्लोरीन। अगर कहता सबसे कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? सबसे कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सबसे कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? आयोडीन। साइज बड़ा, इलेक्ट्रॉन जल्दी ले ही नहीं पाएगा। नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, दूर है, कैसे दूर है तो कैसे, ठीक है, जल्दी नहीं आ पाएगा, इसलिए सबसे वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन। 2 तरीके से हुआ, स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट भी पूछ सकता था। वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलता था, क्या बोलते हैं? आयोडीन। नेक्स्ट नंबर, अब क्या बोला था? अगर 1-2 तरीके से और हो, अब कहेगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताओ। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताइए। तो सबसे अच्छा रिड्यूस कौन होता है? साइज बड़ा, इलेक्ट्रॉन भागेगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन जिसका होता है रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है आयोडीन। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आयोडीन। अब कहेगा कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट वीकेस्ट, फ्लोरीन। ठीक है, ये दोनों से खेल चलेगा ये। ठीक है, फिर से बताइए, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलिए, फ्लोरीन। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आयोडीन। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडीन। वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फ्लोरीन। ठीक है, ध्यान से सोचिए, वीडियो को पॉज कभी कर सकते हैं आप, सोचिए इस चारों को, क्योंकि चारों में से कोई एक आपके एग्जाम में जरूर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग। बोला है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन एसिड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन एसिड। सल्फर का इस फॉर्म में जो सल्फर पाया जाता है एसिड के फॉर्म में, तो ये फ्री स्टेट में होता है, और कोई भी एटम जो फ्री स्टेट में पाया जाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक है, अकेले होगा ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर बोला है
ट्रांजिशन एलिमेंट इन विच ऑफ द एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग कपल इज, मतलब नीचे दिए गए कपल में, ठीक है, जोड़ा में बताइए कौन ट्रांजिशन एलिमेंट है। एक पढ़े थे हम लोग डी ब्लॉक के बारे में, डी ब्लॉक था, तो यहाँ पे जो एलिमेंट पाया जाता है इसको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, कहाँ से इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, और जो एफ ब्लॉक है, इस एफ ब्लॉक को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। आपके चैप्टर डी एंड ए ब्लॉक से अगर क्वेश्चन आता है तो ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन से एक ऑब्जेक्टिव जरूर होगा। ठीक है, कहा जाएगा कौन ट्रांजिशन एलिमेंट है, कौन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, या फिर डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताइए ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, तो ऑप्शन में एक डी ब्लॉक होगा। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर एफ ब्लॉक को किस नाम से जाना जाता है, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, याद रहेगा। ठीक, आगे देखते हैं। बोला था ट्रांजिशन एलिमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस सेट में ट्रांजिशन एलिमेंट? सोडियम कैल्शियम एस ब्लॉक का है, सोडियम कैल्शियम एस ब्लॉक का है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम पी ब्लॉक का है, सॉरी मैग्नीशियम ये एस और ये पी का है, ये अलग है। सिलिकॉन और फास्फोरस दोनों पी ब्लॉक का है। सल्फर और फास्फोरस दोनों पी ब्लॉक का है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम वो तो नहीं है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। नेक्स्ट है कॉपर और आयरन, कॉपर और आयरन, ये कहाँ का है? डी ब्लॉक का, और डी ब्लॉक का है मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, डी ब्लॉक का मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट। अब कहेगा डी ब्लॉक हमको कैसे याद होगा? यही तो दिक्कत है, आप एक साल नहीं पढ़े हैं, ये आपका दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है आपका। संभल जाइए थोड़ा सा, लेकिन इतना तो याद होना चाहिए था। डी ब्लॉक स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो ये 3D का एलिमेंट है और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा। देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, आयरन, निकेल, कॉपर, आयरन और कॉपर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमैग्नेटिक, कौन डायमैग्नेटिक है? डायमैग्नेटिक का एक कंसेप्ट याद रखिए सिर्फ। डायमैग्नेटिक का कंसेप्ट क्या है कि जिस एलिमेंट के, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे तो आयन दिया गया, जिस आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वो होगा पैरामैग्नेटिक। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो होगा डायमैग्नेटिक। ठीक है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा पैरामैग्नेटिक, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा डायमैग्नेटिक। देखिए इसको आसानी से निकाल लीजिए, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो फिक्स ही है। ठीक है, तो अगर आप निकाल पाते हैं तो बहुत अच्छा है। स्कैंडियम का होता है आर्गन और 4 में S और 3D, 2 नहीं लगाइए अभी, 4S होता है और 3D होता है, 4S और 3D। देखिए डी ब्लॉक का जो एलिमेंट सब है वो ऐसे पाया जाता है, N-1D, डी में कौन रहेगा? N-1, और कोई पहले नोबेल गैस और N-1 इंटू डी, और एक होगा N-1 इंटू डी और NS, मतलब डी में जो नंबर होगा उससे एक ज़्यादा कहाँ पे होगा? S में। मतलब ऐसे याद रखिए, S में जो नंबर होगा, जो सेल होगा, वो उससे एक कम कहाँ पे होगा? D में। ठीक है, तो S के साथ कौन था? 4, D के साथ कौन है? 3, 4 से एक कम। ठीक है, 2D क्यों नहीं हुआ? तो 2D नहीं होता है भाई। ठीक है, पहले वाले में सिर्फ S होता है, दूसरे वाले में S और P होता है, तीसरे वाले में S, P और D होता है, इसलिए 3 से स्टार्ट हुआ है, तो D से एक ज़्यादा S में होगा तो 4S होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप याद किए होंगे। तो देख लेते हैं इसमें स्कैंडियम में कितना? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। स्कैंडियम में मतलब डी में पहला नंबर स्कैंडियम पहले ही आता है 1, और इसमें तो 2 होता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा कितना निकालना है? 3+ है, 3+ है, मतलब क्या करना है? 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। 3 इलेक्ट्रॉन, जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन था उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है? निकाल दिया है। तो निकाल दिया है तो 2 और 1 3, जब 3 को निकाल देगा तो क्या बचेगा? सिर्फ आर्गन बचेगा। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, ये तो हो गया। इसको देखिए, आर्गन, नोबेल गैस, NS, ये भी 4S होता है और 3D का एलिमेंट है। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, यहाँ पे टाइटेनियम था, वैनेडियम और क्रोमियम में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम क्या नंबर पे आया? 4 नंबर पे। तो D में कितना? 4,
लेकिन एक दिक्कत क्या होता है कि यहाँ से एक एलिमेंट उठ के इसके पास चला जाता है, ये 5 हो गया, और एस में 2 होना चाहिए था तो ये 1 होता है। ठीक है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में होगा। ठीक, तो यहाँ से कितना निकालना है, 3 निकालना है। कितना निकालना है, 3। तो एस में से तो 1 हटा देंगे, एस में से तो 1 हटा देंगे। अब 2 बचा, कहाँ से हटाएंगे, यहाँ से। तो कितना बचा, डी में कितना बच गया, 3। डी में जब 3 बच गया है, इस तरीके से डी में 5 ऑर्बिट होता है, तो 1, 2 और 3, तीनों का तीनों क्या है, अनपेयर्ड। ठीक, नेक्स्ट नंबर टाइटेनियम को देख लिया जाए। तो टाइटेनियम के लिए 4s डी में स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम 2, टाइटेनियम स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम 2, और इसके पास एस में कितना है, 2। तो यहाँ से कितना निकालना है, 3 निकालना है। तो एस से 2 गया, और एक कहाँ से जाएगा, 3 से। देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है तो आउटर मोस्ट सेल से निकालते हैं, सबसे बाहर वाला सेल से। तो सबसे बाहर 3, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे गलती है, 4s2 और 3d2। अच्छा, सबसे बाहर वाला 3 वाला सेल होगा कि 4 वाला, सबसे बाहर तो 4 होगा, सबसे बाहर 4 होगा। तो पहले यहाँ से निकालेंगे हम लोग, 2 यहाँ से हटा दिए और एक और हटाना था, तो एक यहाँ से हटाएंगे। तो डी में कितना बचा, 1। डी में 1 बचा, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास होगा। वैनेडियम को देख लीजिए, तो 3d पहले 4s2 स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, वैनेडियम में 3 नंबर पे आया, तो 3d में 3 नंबर। ठीक, जब हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन को, कितना निकालना है, 2 निकालना है, तो 2 यहाँ से हटा देंगे। डी में कितना बच गया, 3, जो कि इस तरीके से होगा। अब बताइए किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ना, क्रोमियम के पास था, वैनेडियम के पास था, टाइटेनियम के पास था, लेकिन स्कैंडियम के पास नहीं था, सारा का सारा निकल गया। तो डायमैग्नेटिक कौन, स्कैंडियम, डायमैग्नेटिक कौन, स्कैंडियम, डायमैग्नेटिक स्कैंडियम। ठीक है, इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आप निकालने की कोशिश कीजिएगा, निकल जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, बोला वैनेडियम, अच्छा इंग्लिश में, वी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वी वैनेडियम एटॉमिक नंबर 23, एटॉमिक नंबर 23, उसका क्या बताना है, उसका क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, एक अभी कहीं तो पढ़ा है, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, देखिए स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्या नंबर पे आया, 3 नंबर पे। तो जिसके डी ब्लॉक में यानी डी ऑर्बिट में 3 होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या कहलाएगा, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम होगा। ठीक है, 3 होगा स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, 3 नंबर पे जो आया उसको, उसमें क्या हो जाएगा, जिसके डी में 3 होगा वो वैनेडियम होगा। डी में 5, डी में 4, कोई नहीं वाला हटाइए, डी में 3। ठीक है, अब ठीक है, देखिए डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है 3d में 3, और उसके बगल में एक से एक ज़्यादा होगा 4s। ठीक है, तो 4s में 2। निम्नलिखित में कौन लेंथेनाइड तत्व है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेंथेनाइड एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेंथेनाइड एलिमेंट। ठीक है, इनमें से कौन लेंथेनाइड एलिमेंट है, बताइए, बोलिए। देखिए कैडमियम लेंथेनाइड नहीं है, ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इंडियम लेंथेनाइड नहीं है, ये आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, गैडोलीनियम ये हो गया आपका एफ ब्लॉक का, एफ ब्लॉक। अच्छा, सबसे पहले बात लेंथेनाइड क्या, लेंथेनाइड का क्या मतलब, सुनिए। एफ ब्लॉक आप लोग कभी भी देखे होइएगा तो सबसे नीचे दिखता होगा 2, एक में होता है 14 एलिमेंट। ठीक है, एक पीरियड में 14 और इसमें भी 14, तो टोटल होता है 28। तो पहले वाले में रो में जो होता है, कॉलम में जो है, तो पहले वाले पीरियड में जो है उसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइड, लेंथेनाइड, और दूसरे वाले में जो होता है उसको बोलते हैं एक्टिनाइड, एक्टिनाइड। ठीक है, पहले वाले में होता है उसको बोलते हैं लेंथेनाइड, और दूसरे वाले में एक्टिनाइड। तो कौन पूछा है, तो लेंथेनाइड का मतलब एफ ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का गैडोलीनियम हो गया। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन है, कोई अच्छा नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन KMnO4। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बेहद आसान, KMnO4। ठीक है, मैंगनीज का पूछा है, पोटेशियम का +1 होता है, पोटेशियम का +1 होता है, प्लस मैंगनीज का पूछा है तो हम लोग क्या मानेंगे, X मान लेंगे, प्लस। ठीक है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है। अब पिछले 2 साल से आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता है तो अभी आप समझ लीजिए कि ऑक्सीजन का -2 होता है, तो ऑक्सीजन का -2 तो 4 का कितना होगा, 4। टोटल पे चार्ज कहीं पे प्लस माइनस दिख रहा है क्या, नहीं, तो इक्वल्स टू क्या कर दीजिए, 0। ठीक है, तो 1 + x, 4 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 = 0, घटा देंगे
तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, यानी x का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा +7। ठीक है, चलिए यहाँ पे पूछा है NiCO4 में प्रसंकरण क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा प्रसंकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, नेम बोला जा रहा है, हाइब्रिडाइजेशन पूछा है इन इसमें। ठीक है, देखिए तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आप याद रखिएगा, दो चीज़ हम इसका याद करा देते हैं आपको। हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, शेप पूछेगा तो क्या बोलिएगा टेट्राहेड्रल, शेप पूछेगा तो टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन पूछा है sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप टेट्राहेड्रल। कुछ याद कराते हैं हम आपको, देखिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कहने का मतलब ये जो आपका लिगेंड है, ये जो आपका लिगेंड है कार्बोनिल, ठीक है, इसमें देखिए कितना है 4, यूनिडेंटेड लिगेंड होता है और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ लिगेंड से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन दो तरीके से बनता है। पहला नंबर sp3, या तो sp3 होगा, जैसे 4 है ना, तो s में 1 गया तो p में कितना जाएगा 3, s में 1 गया तो p में कितना जाएगा 3, और या तो dsp2 बनेगा, या तो dsp2, d में 1 s में 1, 2 हो गया तो p में कितना 2। तो इस दो इसी तरीके का दो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा दो तरह का, या तो sp3 होगा या तो dsp2 होगा। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल, इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है 4 के लिए, देख लीजिए गिन करके, d में 1, s में 1, 2 और p में 2, 4 आ गया, d से स्टार्ट है तो इसका होता है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए या तो sp3 या तो dsp2, sp3 के लिए टेट्राहेड्रल, dsp2 के लिए स्क्वायर प्लेनर। देखिए पक्का क्वेश्चन होगा यहाँ से आपके एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन पक्का होगा कि हाइब्रिडाइजेशन दे देगा और कहेगा इसका क्या बताइए, ज्योमेट्री बताइए या फिर शेप बताइए, बता दीजिएगा। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कहने का मतलब, या अगर यूनिडेंटेड कोई लिगेंड है तो उसके यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। ठीक है, अगर बाइडेंटेड कोई लिगेंड है, ठीक है, तो बाइडेंटेड यानी कि लिगेंड डेंटिसिटी उसका 2 होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर बाइडेंटेड के साथ यहाँ पे क्या रहेगा 3 से मल्टीप्लाई हुआ रहेगा। एक ही लिगेंड की बात कर रहे हैं, एक लिगेंड, अगर एक से ज़्यादा लिगेंड होता है तो फिर हम गिन करके निकाल लेंगे। ठीक, तो पहले यहाँ पे देख लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन दो तरीके से, या तो sp3d2, sp3d2, s में 1, p में 3, 4 और d में 2, 6, या फिर d2sp3, या फिर d2sp3। ठीक है, या तो sp3d2 या तो d2sp3, और दोनों का जो शेप होता है वो ऑक्टाहेड्रल ही होता है, ऑक्टाहेड्रल। दोनों का शेप क्या होता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 sp3 या फिर dsp2, sp3 या तो टेट्राहेड्रल, dsp2 या तो स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए या तो sp3d2 होगा या फिर d2sp3 होगा, ये ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डी वाले से स्टार्ट होगा, अगर वीक फील्ड लिगेंड है, लिगेंड अगर आप देखते हैं अगर वो वीक फील्ड है तो एस वाले से स्टार्ट हो जाएगा। इसके पीछे पूरा कंसेप्ट आप लोगों को क्लास में बता दिया गया था कि किस तरीके से होता है। ठीक है, अभी बताने के लिए फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए अभी हम इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इतना आप खाली याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन आ गया, द कोऑर्डिनेशन नंबर, अभी बात किया थोड़ा देर पहले, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K3 पोटेशियम, ये है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, दो तरीके से इसका क्वेश्चन पूछता है, एक पूछता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर अलग है, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर बिल्कुल अलग है। ऑक्सीडेशन नंबर कहता है तो यहाँ से लिखते हैं 3 + x -2 × 3 -2 × 3 = 0, इस तरीके से हम x का वैल्यू निकाल देते हैं। लेकिन नहीं, ये क्या पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर उससे नहीं निकलता है, आपको सिर्फ लिगेंड देखना है, लिगेंड देख लीजिए C2O4। ठीक, ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है, अगर आपको याद रहो बाइडेंटेड, आप देखिएगा तो यहाँ पे जो हम चार्ज ले रहे हैं ये 2 ठीक है, तो बाइडेंटेड लिगेंड होता है तो 2 और कितना लिगेंड है 3 लिगेंड है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाइडेंटेड का डेंसिटी 2, नंबर ऑफ लिगेंड 3, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था इसके बारे में। नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या बोला है, ये दे दिया कुछ एलिमेंट्स ऑफ
दूसरा दो कंपाउंड दे दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कहा है दोनों को रिलेट कीजिए, और आइसोमेरिज्म मतलब साफ साफ क्या कहा है, आइसोमेरिज्म पूछा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस दोनों आइसोमेरिज्म, जैसे आइसोमेरिज्म पूछे ना, इसका आइसोमेरिज्म पूछे, दो चीज़ आप ध्यान में देखिएगा। पहला चीज़, इस एलिमेंट में और इस कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और इस कंपाउंड में क्या अलग है, क्या डिफरेंस है, दोनों कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। देखिए तो इसमें क्या था कि SO4 बाहर है और Br ब्रोमीन अंदर है, इसमें सल्फेट अंदर है और ब्रोमीन बाहर है। यही ना हुआ, यही ना हुआ। यानी कि किसका एक्सचेंज करवाया गया है दोनों में, लिगेंड का। किसका एक्सचेंज करवाया गया है, लिगेंड का। जब लिगेंड का एक्सचेंज करवा करके आइसोमर जब बनता है, आइसोमर बनता है, तो उस आइसोमर को बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स। उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर और अंदर करेंगे, मतलब बाहर कर दिए या फिर वाटर मॉलिक्यूल को अंदर रख दिए, तो वाटर मॉलिक्यूल्स से जो बनेगा, यानी लिगेंड में वाटर भी आता है, H2O याद है, एक्वा जिसको हम लोग नाम लिखते थे, एक्वा। अगर वाटर को अलग किया जा रहा है, बाहर रखा जा रहा है, जैसे यहाँ पे 3 था और दूसरे बारे में यहाँ पे 2 हो जाएगा और एक H2O बाहर चला गया, तो हम समझ जाएंगे कि हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म बना है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इस तरीके से बनता है, 2 तरह का कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है, इसमें का जो क्या बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, इसमें का सेंट्रल मेटल एटम कहाँ चला आएगा, इसमें आ जाएगा। इसे सेंट्रल मेटल एटम नहीं आता है, 2 तरीके का कोऑर्डिनेशन होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और इसमें का जो लिगेंड है इसमें चला आएगा इस कोऑर्डिनेशन में, और इसका लिगेंड इसके कोऑर्डिनेशन में आ जाएगा। तो कौन सा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और लिंकेज आइसोमेरिज्म एक होता है। ठीक है, तो आप कैसे याद रखिएगा, जब